Federal Minister for Maritime Affairs, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू व नसल्ली अला रसूल करीम। सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन ज़फ़र बख्तवारी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़ाद वहीद साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर अदर इस्लाम, ज़फ़र बख्तियारी साहब तो रूह रवां हैं इस्लामाबाद चैम्बर के भी और वैसे भी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के। आपके से तो हमें हमेशा बड़ी जब मैं आता हूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। आपने इस चैम्बर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये मुझे बताया गया कि 70 चैम्बर जी सर। पाकिस्तान के यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, एज प्रेसिडेंट आए हुए हैं। और फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इफ्तिखार शेख साहब हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के काशिफ अनवार साहब हैं। ये सारे मेरे बच्चों जैसे हैं, इनसे पूछ लीजिए, सारे कहेंगे इंडोज करेंगे। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डॉक्टर खुरम हैं, क्योंकि मुझे मौका मिला, मेरी फैमिली को वाइद फैमिली है पाकिस्तान में जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं 1987 में, आज से 37 साल पहले इलेक्ट हुआ। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वोट मैंने लिए हैं वो आज तक उसका रिकॉर्ड कायम है, अल्लाह ताला के फजल से जो लोगों ने वोट मुझे दिए हैं। मेरा मरहूम बेटा आपका दोस्त है, कईयों का दोस्त रहा, इरफान कैसर शेख, उसका 3.5 साल पहले इंतकाल हुआ। वो लाहौर गया तो लाहौर वालों ने उससे मोहब्बत करते हुए उसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा वोट दे के उसको प्रेसिडेंट बनाया। फिर मेरा फर्स्ट कज़न मियाँ जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनना, और अल्लाह का फजल से ये एक डिस्टिंक्शन है और मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है। मेरी फैमिली तकरीबन 140 साल पहले से मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर चनियोट से कलकत्ता गए और फिर हमारे बिफोर पार्टीशन कलकत्ता, मद्रास, आगरा और कराची में बिजनेस थे। आज मुझे यहाँ आके अपने घर में आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। आपने जिस मोहब्बत से मुझे इनवाइट किया है, यकीन जानिए कि 3-4 बार फ़ोन आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, और मेरे लिए बड़ा हार्ड है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके क्योंकि वो चाह रहे हैं, और हकीकत भी है कि हम फेडरल मिनिस्टर सारे उनके साथ शामिल हों उसमें। तो क्योंकि आपसे मैंने पहले से कमिट किए हुए थे, तो मैंने कहा चंद मिनटों के लिए अभी हम सारे, मेरे साथ सेक्रेटरी हैं हमारे मैरी टाइम अफेयर्स के बड़े रिनाउंड ज़फ़र शाह साहब, ये पहले प्लानिंग कमीशन में काफ़ी अर्सा रहे और इनका बड़ा वसी तजर्बा है और हम इनसे फ़ायदा लेंगे। इसके साथ साथ उमर शेख साहब एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैंने इनको इसलिए यहाँ बुलाया कि काम तो इन लोगों ने करना होता है। हमने तो, आपको तो पता है सबको, कि सजेस्ट हम करते हैं और मेन काम तो इनकी तरफ से होता है। और इनका मेन अरशद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त, मैं उनको देख रहा हूँ, बड़ी खुशी अरशद दास साहब। तो इसीलिए कि अगर कोई आपका पॉइंट होगा तो ये सुनेंगे। हमने तो ऑल आउट कोशिश की है। देखिए इस बजट में मुख्तलिफ र्यूमर्स थी। ये र्यूमर थी कि हम जो है 1% और सेल टैक्स बढ़ जाएगा, और ये र्यूमर थी कि जो ट्रेडर को और इंडस्ट्री का गैप बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले में आपके सेमिनार में पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आया था, तो उनका मेन मुतालबा यही था कि ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है ट्रेडर का और इंडस्ट्रियलिस्ट का। जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो वो और फ़र्क नहीं बढ़ना चाहिए, ये कम होना चाहिए। हमने पूरी वहाँ कोशिश की है। और ये जो ये मिनिस्ट्री है मैरीटाइम अफेयर, इसमें पोर्ट्स भी है, यानी पोर्ट केपीटी है, पोर्ट कासम है, गवादर पोर्ट है, इसमें शिप ब्रेकिंग है, इसमें एकेडमी है हमारे पास जो ट्रेन करती है सी फेयरर्स को। लेकिन एडिशनल मैं जो आपको बताऊं, इसमें मछलियों का तमाम कारोबार है। और खुशी की बात यह है कि इस बजट में हमने मछलियों की सीड्स पे ड्यूटी ज़ीरो कर दी है। मछलियों के जो फीड आती है उनके खाने के लिए, उस पर ड्यूटी फ्री हो गई है। और मछलियों के लिए जो फिशरीज, जो हैचरीज होगी या फिश प्रोसेसिंग की फैक्ट्री होगी, उसकी मशीनरी पे भी ज़ीरो ड्यूटी और ज़ीरो सेल टैक्स कर दी है। इसकी इस वक्त एक्सपोर्ट फिशरीज की $500 मिलियन है। आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन बिजनेस निकल रहा है। मैंने भी अभी सेक्रेटरी साहब से कहा मैं खुद भी उधर बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे अच्छा लुकोरेटिव बिजनेस पाकिस्तान में बहुत बड़ा
ये पोटेंशियल है। समुंदर जो ब्लू इकानमी है आजकल दुनिया में बहुत ग्रो कर रही है, और इस में आप सब लोग आए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। कुरंगी फिश हार्बर पे जगह मौजूद है, जगह वहाँ पे है, आपको जगह लीज देंगे, 99 ईयर्स की लीज है और बड़े अच्छे रेट्स पे, और उस पर हम ऑक्शन हाउस भी मॉडर्न ऑक्शन हाउस बना रहे हैं। तो ये बिज़नेस अपार्ट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, क्योंकि आप सब लोग बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अपनी उस मिनिस्ट्री के बिज़नेस की तरफ। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कराची पोर्ट पे, कराची पोर्ट ट्रस्ट पे 19,000 कंटेनर का जहाज़ लगा है। पहली बार इतना बड़ा जहाज़ है। हमारी पोर्ट पे लोगों को इंटरेस्ट है, और ये जो सबसे बड़ी दुनिया की लाइन है इस वक्त मार्क्स लाइन, वो उनका डेलीगेशन आया। उनके डेलीगेशन में कुछ उनके एग्जीक्यूटिव पाकिस्तानी भी थे। उन्होंने कहा जब हमने आपकी गवर्नमेंट का देखा और जब हमने आपका देखा कि आप मिनिस्टर बने हैं, तो हमने अपनी कंपनियों में ज़ोर दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। वो $2 बिलियन का वो MOU हमसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास बहुत से जहाज़ हैं, शिप ब्रेकिंग का मैं कह रहा हूँ 750 जहाज़ है। वो कहते हैं उनके 750 जहाज़, दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है डेनमार्क की जो, तो वो हमारे यहाँ वो शिप ब्रेकिंग के लिए भी सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि कराची पोर्ट, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, सिर्फ 7 घंटे काम करती है, यानी माल जो अप कंट्री जाता है ना, क्योंकि कराची से गुजर के जाना होता है कंटेनर्स को, तो उनकी ट्रैफिक में बड़ी कंजेशन हो जाती है। तो उस कंजेशन को रोकने के लिए उन्होंने हमें मार्क्स लाइन ने कहा कि हम ओवर ब्रिजेज आपको बना देंगे, और आपकी पोर्ट जो है वो ज़्यादा अरसा, यानी 24 के 24 घंटे काम करेगी। गवादर पोर्ट दुनिया की बेस्ट है। हमें उनमें प्रॉब्लम जो है मेनली उसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। मैंने ये देखा है कि जहाँ भी बिजनेसमैन गया है ना, आप लोग जहाँ भी गए हो, वो सिक्योरिटी ठीक हो जाती है। ख़ुद मेरा तजर्बा है कि गदून अमादई में मैं स्टार्ट करने के लिए गया बिज़नेस, उनमें वहाँ पे बड़ा इंसेंटिव था। तो जब मैं ज़मीन ले रहा था तो मुझे कई लोगों ने कहा कि यहाँ ज़मीन नहीं लीजिएगा, यहाँ से फायरिंग होती है, दूर से लोग आते हैं, दहशत गर्दी होती है। लेकिन जब से गदून इंडस्ट्रियल जोन बना है, मैंने नहीं सुना कि उस जगह, क्योंकि उनके लोगों का अपना रोज़गार है, वो अपने रोज़गार पे थोड़ी कोई कुल्हाड़ी मारेंगे। तो गदून में, गवादर में भी मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर बिज़नेस जैसे प्रॉस्पर होगा, वहाँ की पोर्ट पे इंपोर्ट शुरू होगी, और इंपोर्ट कैसे शुरू होगी या एक्सपोर्ट शुरू होगी वो, और माल सारे सेंट्रल एशिया तक सबसे आसान और सबसे कम फासले का वो पोर्ट है। और वो कैसे शुरू होगी कि जब हमारी जो रोड्स कनेक्टिविटी है, अगर हम गवादर से रतो डेरो तक रोड बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जहाज़ आएगा। आपका पंजाब का माल जो आएगा, क्योंकि इस वक्त हम सब कराची पोर्ट से ज़्यादातर माल मंगाते हैं। कराची पोर्ट में सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 1.25% तो सिंध का टैक्स है, और गवादर में बलूचिस्तान वालों ने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। सिर्फ एक रोड बननी है, बीच में हुकूमत आई तो उसने रोड डिले कर दी। अगर ये रोड बन गई होती तो आपको इतना बड़ा रास्ता सेंट्रल एशिया तक, चाइना तक, पंजाब और KPK तक सारा बेहतरीन रोड मिलता, और आपको कास्ट आपकी कम आती, पूरी इंडस्ट्री की कास्ट कम आती। अब जो सबसे बड़ा मसला है, जो जब भी मैं कराची चैम्बर वालों ने मुझे बड़े मेरे एजाज़ में मैरियट होटल में, उधर PC होटल में बहुत बड़ा मेरा फंक्शन किया, तो उसमें भी इफ्तिखार शेख साहब बैठे हैं। इनका तकरीबन 70-80% टाइम जो इन्होंने लिया, वो इन्होंने कहा कि जो हमारे कंटेनर्स के लिए जो हमारी शिपिंग कंपनीज हैं, वो ज़्यादातर बाहर की कंपनीज हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनका रेगुलेटर ही कोई नहीं है। आपने यही कहा ना, कोई एक शिपिंग कंपनी कोई चार्जेस करती है, दूसरी शिपिंग कंपनी उसी माल का कुछ और चार्ज करते हैं। वो अपने मतलब से आपसे डिपॉजिट लेते हैं, आप अपने मतलब से वापस करते हैं। तो उसके लिए हमने अपना पूरा होमवर्क इफ्तिखार शेख साहब कंप्लीट कर लिया हुआ है। आपको ये पता है, और पता लगना भी चाहिए जिनको नहीं पता, हर महीने हमने शुरू किया है कि फर्स्ट वीक में हम खुली कचहरी करते हैं। किसी का कोई मसला है, तमाम हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, ताकि उसी वक्त मसले का हल किया जाए। जिस तरह आपने पहले कहा ना कि मेरा, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा, तब भी अपने बिजनेस कम्युनिटी को कह के सारे हमारे ऑनरेबल ऑफिसर्स वहाँ होते थे,
तो जो मामलात वहीं हल हो सकते हैं वहीं हल करते थे। तो अब हमने ये फैसला किया है और मैं अपने अपने ऑफिसर्स की बहुत एहतराम से उनसे कहता हूँ कि वो मुझे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई मामला है, क्योंकि ज़्यादातर मामला ये इन्होंने हल करने होते हैं, समझते हैं। मैं आज यहाँ नहीं है, चेयरमैन हमारे पोर्ट कासम भी मौजूद होंगे, चेयरमैन केपीटी के भी होंगे और हमारे सेक्रेटरी साहबान भी होंगे। तो इस बार हम नेक्स्ट मंथ में थर्सडे को, शायद 4 तारीख बनती है, तो उसको 4 तारीख है, 4 तारीख को 4 बजे हम पीएनएससी की बिल्डिंग में 4 बजे ही हम खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं। हम अपने तौर पे भी डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस हमारी मिनिस्ट्री की क्या है वो आपस में भी डिस्कस करेंगे, जिसका जो मसला है। क्योंकि मसले क्या है, पोर्ट कासम पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हज़ारों इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे लोगों ने कुछ ज़मीनें ली हुई हैं, उनके कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं। हमारे केपीटी में लोग कई ज़मीनें हथिया लेते हैं, उनके प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये तमाम मामलात जो है कोशिश कर रहे हैं हम कि उनको समझें और जो उसका हल है ग्रेजुअली उसका हल हम निकालें। अच्छा, अब बजट पे मैं आ जाता हूँ। ये तो मैंने थोड़ी सी अपनी मिनिस्ट्री की बात की। बजट पे मैं आ जाता हूँ कि इस बार जो बजट है ना, वो पिछले साल का रेवेन्यू 9,200 अरब रुपए वसूल हुआ, अगले साल हम 12,900 कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कम है, इसमें कोई सेल टैक्स बहुत कम है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम है। मैं खुद वहाँ बैठा था, मैंने अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी। देखिए, हम लोगों को जो टैक्स बनता है, कभी भी हमारे चैम्बर वाले इस बात के ख़िलाफ़ नहीं रहे। वो कहते हैं जो टैक्स है वो बिल्कुल लो, लेकिन हिरासमेंट ख़त्म करो। ये जो FBR हिरासमेंट करता है, जितना FBR से मेरा वास्ता रहा है और लोगों का भी रहा होगा, मेरा भी बहुत ज़्यादा वास्ता रहा है, क्योंकि 1980 में मैं कराची चैम्बर की कस्टम कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, आज से तकरीबन 44 साल पहले। फिर 1990 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे टैक्स रिफॉर्म कमेटी हमारी बनी सेनेटर मदर साहब के चेयरमैनशिप में, तो उसका मेंबर 1990 में बना है, जो कि हम रिफॉर्म कर रहे थे कि पाकिस्तान को किस तरह बेहतर किया जाए। और अभी फाइनेंस कमेटी का भी चेयरमैन 2 बार रहा। जो हमारा प्रॉब्लम दे रहा, मेन प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेटिक है। जानबूझ के छोटे छोटा बिजनेसमैन कैसे दे सकता है, उनके बाद नोटिस भेज देते हैं उनसे। और जो रिश्वत है वो अखीर रिश्वत है, इसमें मुझे कोई इनकार नहीं कहने का। जब तक हमारे वो ठीक नहीं होगी, उसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हैं, हम बिजनेसमैन भी उसमें मिल के उनको करते हैं, FBR के लोग भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। 6,000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, ज़्यादातर उसमें FBR की है। अब बताइए मुझे एक आप अंदाज़ा कर दीजिए। मैं रोज़ाना कहता हूँ, हो सकता है आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि दुबई में सिर्फ पाकिस्तानियों ने जो इन्वेस्टमेंट की है वहाँ की प्रॉपर्टी में, दुबई में 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और इंडिया की इकानमी हमसे 14 गुना है, उनके 17 बिलियन है। ये पैसा किसका है? इसमें से कुछ लेजिटिमेट पैसा है, कुछ सही पैसा है, लेकिन जो बाकी पैसा है वो टैक्स जो जहाँ नहीं भरते वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क को स्ट्रेंथन, जिसका टैक्स बनता है, मैं ये नहीं कह रहा गलत जिसको लगाया जाता है और बहुत ज़्यादती की जाती है, जगह जगह हमें नोटिस भेजे जाते हैं और बग़ैर किसी बात के हर जगह वो ख़त्म कर ही नहीं सके। हम पूरी कोशिश के बावजूद, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोर देन 45 ईयर्स आई एम इन टच विद दी FBR और राब्ता है डायरेक्ट से हर लेवल पे, लेकिन हम वो इसको ख़त्म नहीं कर सके। हम खुद भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हम अपने आप को नॉन फाइलर की टर्म दुनिया में नहीं है। नॉन फाइलर क्यों बनते हैं कि हमें डर है कि FBR में एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो हमें वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट, जब तक हमें हैं वहाँ पे, पहला काम तो ये हुआ है, आपने ये देखा ही है, रिटेलर्स को हमने कहा टैक्स दें। 32,000 रिटेलर उसमें रजिस्टर हो गए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि रिटेलर्स को तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर होगी हम बंद कर देंगे फिर, अगर हमें ये FBR तकलीफ़ करेगा। लेकिन एक बार तो हमें कुछ ना कुछ तो अपना जो टैक्स बनता है, थोड़ा जैसा टैक्स तो उसमें रिटेलर्स में या जो हमारे बाकी आउटलेट्स हैं उसमें अगर हम टैक्स देंगे, हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सबको टैक्स देना पड़ेगा। जहाँ तक 2 मेन प्रॉब्लम इस बजट में लोगों ने असम्बली में डिस्कस की है। एक पॉइंट तो ये डिस्कस किया है
कि जो सैलरी तबका है उसको टैक्स ज़्यादा लगा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 1 लाख रुपए महीना जिनकी इनकम है उसको पहले उसका अलाउंस निकाल के 1,000 रुपये टैक्स बनता था। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ। जिसकी 12 लाख रुपए साल की इनकम है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, नेट इनकम उसको पहले पिछले साल तक 1,000 रुपये टैक्स बनता था। अब वो 2,000 हो गया। वो बातें कर रहे हैं जी 100% बढ़ गया। ज़रूर 100%, 1,000 रुपया बढ़ा है। वो 1,000 रुपये कहाँ बढ़ा है? हमने बेनज़ीर इनकम के लिए 600 अरब रुपए रख दिए और 27% बढ़ाया, 125 अरब वहाँ बढ़ा है। तो अगर 1,000 रुपया टैक्स लेके अगर हम गरीबों को दे रहे हैं, 125 अरब बढ़ाया है। फिर हमने जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, इस साल का 300 अरब का टोटल खर्चा हुआ है। अगले साल हमने 1,300 अरब फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है। आप बताइए, अगर हमने बच्चों को स्कूल में कहा है कि उनको फूड देंगे, तो ये कौन सा मामला है? हम अगर 1,000 रुपया टैक्स दे देते हैं, जो ज़्यादा इनकम वाला है ज़्यादा देगा, ज़्यादा इनकम वाले को देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, मेरी इनकम है, मैं टैक्स दूंगा तो मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा ना। उसके बाद दूसरा बड़ा एतराज़ जो हुआ है इसमें, वो ये है कि दूध पे टैक्स लगा दिया गया। मैं समझता हूँ इससे गलत एतराज़ कोई और है ही नहीं। आप सब जानते हैं कि डब्बे वाले दूध जिन के हैं वो कम से कम 40% अपनी, आप बिजनेसमैन हैं, मुझे बता दें 40% से कम प्रॉफिट नहीं है उनका। अगर हमने उनको लगाया है तो आम मेरे देहातों में जो जिसके 3-4 गायें हैं, जिसकी 6 गायें हैं और वो दूध बेचता है तो उसको फ़ायदा हुआ है। हर इंडस्ट्री वाला कहता है ना कि मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो जब दूध वाला जो है, जो गरीब आदमी है, जो वहाँ पे दूध गाय जिनके पास है, वो उसको ज़रा भी प्रोटेक्शन ना हो, बराबर हो। अरबोंपति लोग जो दूध का डब्बों में दूध का कारोबार करते हैं, जिनका प्रॉफिट इतना बड़ा है, जो उनकी तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कमा रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज इतना बढ़ रहा है ना, हमारी कंपनियां कमा रही हैं। तो बात ये है कि अगर अच्छा उनको चाहिए कि जो 40% प्रॉफिट ले रहे हैं उसमें 2-4-5%, 10% अपने प्रॉफिट में कमी करें, 30% ले लें। और अगर हमारे दूध वाले को 90% दूध खुला दूध बिकता है, अगर उसको कोई फ़ायदा पहुँचता है तो हो सकता है इसमें 2 राय हो सकती है, आपकी अपनी राय हो सकती है। मेरी ये राय है कि इसमें कोई इतने नुकसान वाली बात नहीं है। जिस जगह आपको नुकसान पहुँचा है मुझे बताएं, अभी ठीक करवा देते हैं। अगर कहीं कोई सेल टैक्स एडिशनल लगा है या कहीं आपका बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अमीर आदमी को तो टैक्स देना पड़ेगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स या कोई ड्यूटी, वो आम दरमियाने बंदे पे लगती है। और जो डायरेक्ट टैक्स है, जो हमने ज़्यादातर डायरेक्ट टैक्स लिया है, देखिए 40% टैक्स बढ़ रहा है। लोगों से मैं पूछता हूँ कि जब टैक्स 9,200 अरब रुपए से 13,000 अरब तक हो गया, तो बताइए कि आपके किस आइटम का टैक्स बढ़ा है? कहाँ टैक्स बढ़ा है? वो नहीं बढ़ा। हम तो हमने जो एवियन हो रही थी, जो टैक्स नहीं दे रहा, जो अपना पैसे दुबई भेज रहा है, उससे हम टैक्स वसूल करना चाहते हैं और हम वसूल करेंगे इंशाल्लाह। इस साल 3,000 रुपये अरब बढ़ा है। लोग कहते हैं आप कैसे वसूल करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इस साल हमने करके दिखाया है कि पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 6-6.5 हज़ार अरब था, अभी 9,200 अरब वसूल की है। तो अगले साल भी ये कुछ तो इन्फ्लेशन का होता है, कुछ ग्रोथ का होता है, कुछ हम प्लग करेंगे जो लीकेज हो रही है। तो इस तरह प्रॉब्लम अगर कहीं है तो मैं हाजिर हूँ और उसको सुनने के लिए तैयार हूँ और बात भी करने को हमने की है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम था स्टेशनरी का, उस पर वापस ले लिया गया है टैक्स। एक और जेन्युइन प्रॉब्लम था कि जो हमारी फैकल्टीज़ थी, और टीचर्स हैं या हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़े लिखे हैं, उनकी 25% पहले रिबेट थी, वो रिबेट ख़त्म हो गई, उनको टैक्स बहुत ज़्यादा बन गया। उनकी वो भी ठीक करवा रहे हैं ताकि उनका ज़्यादा परसेंटेज टैक्स का नहीं बने। और भी कुछ रह गए होंगे प्रॉब्लम, लेकिन आप हमें बताएं, हम उसको ठीक करवाते हैं। बाकी मैं आपके चैम्बर्स के रोल्स का सराहता हूँ, आपने मुझे इज्जत दी है, आपका बहुत मेहरबानी आज के